अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। ये फ्लाइट सिप्रस से ग्रीस जाने को तैयार थी। जब ये फ्लाइट उड़ी तो इस वक्त इसमें 115 पैसेंजर मौजूद थे और जहाज का अमला मिला के कुल इसमें 121 लोग मौजूद थे और इसे उड़ा रहे थे जर्मन पायलट। उनके साथ उनके को पायलट भी मौजूद थे और अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जैसे ही जहाज उड़ा उसके ठीक 5 मिनट बाद जहाज 12,040 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक जहाज में एक अलार्म बजने लगा। जब इस अलार्म का पता लगाया गया तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म उस वक्त बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और वो उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट्स को समझ नहीं आया। दोनों पायलट्स को ये समझ नहीं आया कि अब क्या करें। फिर उन्होंने एटीसी से राब्ता करने का फैसला किया। फिर उन्होंने एटीसी को तमाम तर सूरत हाल बताई। जब ये सब कुछ पायलट एटीसी को बता रहे थे तब जहाज में बहुत से अलार्म और भी बजने लग गए और उन अलार्म की वजूहात से पायलट की आवाज एटीसी को पहुंचना बंद हो गई और साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब था कि जहाज के कई सारे सिस्टम एक साथ ही ओवरहीट हो चुके हैं। पायलट की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। ये सब देखकर जहाज के अंदर भी अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर लगातार सवारियों को दिलासे दे रहे थे और उन्हें संभल कर बैठने का कह रहे थे। तमाम मुसाफिरों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। जब जहाज में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान जहाज तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से राबता कर रहे थे और परेशानी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलार्म की वजह से इसकी बात एटीसी से नहीं हो पा रही थी और कुछ ही देर बाद एटीसी से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। जहाज अब ऊपर ही जा रहा था और ऐसे में इतनी ऊंचाई में जहाज को जमीन पर आते वक्त भी 1.5 घंटा लगता है और कुछ ही देर बाद जहाज 34,000 की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उड़ान के मुताबिक जहाज को 10:45 पर लैंड करना था, लेकिन 10:45 से ज्यादा वक्त हो गया था और जहाज का कोई अता पता नहीं था। कोई हादसा पेश ना आए इसलिए एटीसी ने अपने 2 F-16 तैयारे हवा में उड़ा दिए ताकि इनको ढूंढ सके और कुछ ही देर बाद इन दोनों तैयारों ने उस जहाज को ढूंढ लिया। एक तैयारा उस जहाज के बहुत करीब आ गया ये देखने के लिए कि आखिर जहाज में चल क्या रहा है, और जेट के पायलट ने देखा कि जहाज के अंदर को पायलट की सीट में कोई बैठा हुआ है। वहीं पायलट अपनी सीट से सर नीचे करके मदहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये जेट तैयारा पीछे को गया और पीछे वाली विंडोज से देखा कि सवारियों की क्या हालत है, तो तमाम सवारियों का बुरा हाल था। जेट तैयारे ने कुछ ही देर बाद देखा कि एक मुसाफिर पीछे से आता हुआ पायलट की सीट पर आके बैठ जाता है। जहाज में बैठा वो शख्स और जेट तैयारे का पायलट दोनों आपस में कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो बात कर नहीं पा रहे थे और कुछ ही देर बाद जहाज के इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया और जहाज उल्टे हाथ झुककर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पायलट की जगह बैठा वो शख्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल 12 बजे जहाज के राइट इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया। जहाज का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था और रनवे से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में जाकर जहाज क्रैश हो गया। और जब ये जहाज क्रैश हुआ तो इसमें मौजूद तमाम 121 लोगों की मौत वाक़या हो गई। यकीनन ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। एक बार महसूस कीजिए इस लम्हे को जब ये सब लोग अंदर मौजूद होंगे और ये मंजर पेश आ रहा होगा। इन तमाम लोगों पर क्या गुजर रही होगी और जेट तैयारों के पायलट पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी आंखों से इन सबको जाते देखा। और जब ग्रीस में ये खबर पानी की तरह फैली कि जहाज क्रैश हो गया है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढकर बाहर निकाला गया और उनके वरसा के हवाले कर दिया गया और कुछ डेड बॉडीज के टेस्ट किए गए। जब टेस्ट किए गए तो ये बात सामने आई कि जहाज में मौजूद तमाम लोगों में से कुछ लोग जहाज क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे प्लेन का कंट्रोल किसके पास था। हमने वीडियो के दरमियान
बयान में एक शख्स का जिक्र किया था जो पीछे से होता हुआ पायलट की सीट पर आकर बैठा था। असल में वो फ्लाइट अटेंडेंट थे जिन्होंने 2 घंटे इस जहाज को संभाले रखा। इस शख्स ने तेजी से 5 बार मैडे मैडे कहकर बात करने की कोशिश की। इस अटेंडेंट के पास कमर्शियल फ्लाइट्स का लाइसेंस था, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि बोइंग 737 इसे उड़ा सके। लेकिन इसके बावजूद भी अटेंडेंट इसे आबादी से दूर जंगल की तरफ ले गया ताकि नुकसान ज्यादा न हो। जब तमाम तर तहकीकात की गई कि क्रैश होने की वजह क्या है, तो मालूम हुआ कि जब लेफ्ट साइड पे जहाज नीचे हुआ था तो उसके इंजन से फ्यूल खत्म हो गया था और इसके अलावा एक और बटन भी वहाँ मौजूद था जो कि हवा का प्रेशर कंट्रोल करता है। वो बटन भी बंद था और इसके लिए ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई। एक दिन पहले ये जहाज सर्विस स्टेशन पर गया हुआ था, वहाँ इसके सर्विस की गई। सर्विस के लोगों ने इसका बटन को मैनुअल किया हुआ था और पायलट्स को भी इस बात का इल्म नहीं था। इसी वजह से जहाज के अंदर ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई थी और मुसाफिरों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही थी। जब सारे अलार्म बज रहे थे तो पायलट्स को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है और पायलट का भी एक बार भी ध्यान इस बटन की तरफ नहीं गया। इस सारे बड़े हादसे के पीछे इस बटन का ऑटो होना था, क्योंकि जब सर्विस स्टेशन गया तो उन्होंने मैनुअल कर दिया था और अब ये बटन ऑटो नहीं था। क्रैश से पहले ही ये तमाम लोग इसलिए मर गए थे क्योंकि जहाज में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सब लोग मर गए, लेकिन ये फ्लाइट अटेंडेंट कैसे जिंदा है? वो इसलिए क्योंकि ये स्काई ड्राइवर था। इनको पानी के अंदर सांस काफी देर रोक कर रखने का तजर्बा था। ये जानते थे कि किस तरह अपने सांस को लंबा किया जा सकता है, इसलिए वो काफी देर तक जहाज को भी उड़ाते रहे और अपने सांस को भी कंट्रोल किए रखे। लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी हालत भी नाजुक हो चुकी थी और जैसे तैसे करके बस उस जहाज को आबादी से कहीं दूर जंगल की जगह पर ले जाने में कामयाब हो गए। लेकिन अफसोस के तमाम लोग जान की बाजी हार गए और ऐसे बहुत से वाकयात छोटी छोटी वजह से पेश आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा।